इस बीच एक अहम खबर, इरपिन में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी पैराट्रूपर्स कॉलम में आग लग गई है। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक में लगी आग। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान यूक्रेन का ही हो रहा है, रूस का भी जबरदस्त नुकसान लगातार जारी है और यूक्रेन की सेनाएं लगातार मैदान जंग में डटी हुई हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला यूक्रेन की तरफ से भी जारी है। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। इरपिन में रूसी सेना को खासा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के तमाम शहर इस वक्त किस तरह मैदान जंग में तब्दील हो चुके हैं। रशियन टैंक्स कैसे अलग अलग शहरों में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। और यूक्रेन की तरफ से इन टैंक्स को बनाया गया है निशाना। समीर, अब जब मैदानी जंग की बात हो रही है तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैदानी जंग में जमीन से या समुद्र से रूस भारी पड़ने वाला है यूक्रेन को। देखिए, नाटो की जो अभी ये जो मीटिंग हो रही थी, जब वॉर एक्सपैंड होगा तो ये सिर्फ लैंड वॉर नहीं रहेगा। और आपको मालूम है, हमारी जो रशियन सबमरीन्स है वो बाल्टिक सी, आर्कटिक सी और जो आपका ब्लैक सी है और जो टर्की का इसमें रोल आएगा, क्योंकि मेडिटेरियन में उन्होंने अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। लेकिन सर, आपने नाटो का जिक्र किया, उस नाटो की सदस्यता पर जब ये पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है तो क्या अब नाटो बचाने के लिए यूक्रेन को आएगा? और खासकर मैं बात करूंगा उस कीव की। कीव कहां पर खड़ा है, जो कीव चारों तरफ से यूक्रेन को आना पड़ेगा। कह रहे नाटो को आना पड़ेगा। ब्रिगेडियर त्रिपाठी से जवाब फिनलैंड के ऊपर मैं कीव की आपके पास आऊंगा, सर आपके पास आऊंगा। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, मैं कीव की जरा हिस्ट्री आपको देना चाहूंगा। 1941 में जब कीव पर अटैक हुआ था, जब रशियन ट्रूप्स एलाइज ने किया था, 50 दिन लगे थे। 7 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक जो है लड़ाई चली थी। और 1943 में जब कीव पर दोबारा रशिया ने कैप्चर किया था, उस समय भी तकरीबन 50 दिन। आज की तारीख में कीव की स्थिति क्या है? आज की तारीख में भी हो जाएगा। देखिए, पहले इंसर्कलमेंट कर रहे हैं, कट ऑफ करेंगे। रूसी सेना की आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, ताबड़तोड़ आर्टिलरी फायरिंग से पूरा का पूरा इलाका इस वक्त गूंज रहा है। देर रात लुहांस्क में जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से फायरिंग वहां पर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लुहांस्क में रूसी सेना की शेलिंग चल रही है। सर, आप लुहांस्क में एक तरफ शेलिंग चल रही है और आप फ्रांस का बता रहे थे रोल की, क्या इलेक्शंस है नेक्स्ट ईयर फ्रांस में, इस वजह से फ्रांस ऐसा कर रहा है? देखिए, फ्रांस के लिए मैंने पहले इलेक्शन की बात बोली। यूरोपियन यूनियन में एंजेला मर्केल के जाने के बाद कोई प्रतिभाशाली लीडर ईयू की अध्यक्षता करने के लिए नहीं है और उस पद पे इमैनुअल मैक्रोन साहब अपना सपना देखते हैं। अगले साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 फ्रांस में इलेक्शंस हैं। ये महत्वपूर्ण है फ्रांस एंड जर्मनी डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरी बात आपने जो पूछी, सर जवाब लीजिए। फ्रांस एंड जर्मनी में 2015 में भी एग्रीमेंट कराया था, मिन्स्क एग्रीमेंट। और इस बार भी जो फ्रांस और जर्मनी की जो लीडरशिप है, उनका एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है पुतिन के साथ। तो अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं शांति जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसमें बहुत अहम रोल फ्रांस और जर्मनी रूस ने स्वीडन को धमकाया, वहां पे प्लेन भेज दिए। अब वो फिनलैंड को धमका रहा है। अब सब जो सारे यूरोपियन कंट्री डरे हुए हैं कि अगला हमला हमारे ऊपर होगा। अब कोई और चीज वो नहीं सोच रहे, वो अपने आप को बचाने की बहुत इंपॉर्टेंट अगला नंबर किसका? यूएसएसआर का सपना अगर है तो अगला नंबर किसका? मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मेरा ये कहना है, ताइवान का तो नहीं है। मैं रशिया की बात करूं, यूक्रेन के साथ इनकी ऑब्जेक्टिव्स है अपनी जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना। जो ज्योग्राफिकल डेप्थ है इनका, जो बॉर्डर इनका ईस्टर्न टू वेस्टर्न बॉर्डर के बीच में यूक्रेन ये रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।